में बाबरी मस्जिद की जगह पे हिंदू डेटी राम को डेडिकेट किए गए एक मंदिर के निर्माण के लिए एक मूवमेंट शुरू किया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में बीजेपी राम जन्मभूमि कैंपेन का पॉलिटिकल फेस बन गई। ऐसा माना जाता था कि भगवान राम के जन्म स्थान पर पहले एक मंदिर था जिसे मुगल एम्पायर बाबर ने डेमोलिश करवा दिया था और उस साइट पे बाबरी मस्जिद बनाई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने डेमोलिशन की पॉसिबिलिटी पे बिना कमेंट किए इस क्लेम को सपोर्ट किया कि पहले एक हिंदू स्ट्रक्चर उस साइट पे खड़ा था। 1988 के इलेक्शन में कांग्रेस ने मेजोरिटी जीतने के बावजूद गवर्नमेंट बनाने से मना कर दिया और इस तरह से VP सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट शपथ ली। बीजेपी का सपोर्ट 86 सीट्स के साथ सिग्निफिकेंट रहा। 1990 में श्री लाल कृष्ण आडवाणी को काउंटर अटैक लीड करने के लिए कहा गया। वो आगे आए। उन्होंने श्री राम के यूनिक सिंबल को यूज किया जो कि हमारे यूनिटी या यूनिफिकेशन का क्लियर सिंबल है। पहली बार कोई एंशिएंट ट्रेडिशन पब्लिक ओपिनियन जमा करने का मीडियम बना। मिस्टर आडवाणी ने अपनी पॉपुलर राम रथ यात्रा शुरू की। सोमनाथ में ही इस्लामिक इन्वेडर्स द्वारा हिंदू टेम्पल्स और श्रीन्स जो कि एक एंशिएंट नेशन के जीवित सिंबल्स थे पर अटैक की शुरुआत हुई थी। 1026 में सोमनाथ टेम्पल लूट लिया गया और उसके वेल्थ को गजनी ने गजनवी ले लिया। टेम्पल को फिर बिल्ड किया गया लेकिन उस पे बार बार फिर से लेकिन इन्वेडर्स की सारी फोर्सेस सोमनाथ की सोल को मार नहीं पाई। 1950 में डिस्ट्रॉयड टेम्पल को सरदार पटेल की इनिशिएटिव पर रिवाइव्ड इंडियन नेशनलिज्म के सिंबल के तौर पर फिर से बिल्ड किया गया। मिस्टर आडवाणी ने अपनी यात्रा के शुरू करने के पॉइंट के तौर पे सोमनाथ को चुना। ये यात्रा अयोध्या में कंक्लूड होने वाली थी क्योंकि राम जन्मभूमि की लिबरेशन दूसरी यात्रा होगी। यात्रा एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस बनी। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की कोई और कोशिश को ऐसा पॉपुलर रिस्पांस नहीं मिला। यात्रा के कल्चरल डायमेंशन ने इसको गांधी के एंटी काउ स्लॉटर कैंपेन के सेम लेवल पे ला दिया। जय श्री राम यात्रा से निकली नेशनलिज्म की अमेजिंग वेव एक ट्रेडिशनल ग्रीटिंग से ज्यादा बन गई। ये बीजेपी के एक इस आइडिया का एक रोजिंग इंडोर्समेंट बन गई। मिस्टर मुलायम सिंह यादव और मिस्टर लालू प्रसाद यादव एक्शन में आ गए, बस उसी मीन्स का यूज करते हुए जिसमें वो कंफर्टेबल थे, रिप्रेशन और टेरर। मिस्टर आडवाणी को समस्तीपुर बिहार में 23 अक्टूबर की सुबह अरेस्ट कर लिया गया और मसान जोरे में डिटेन कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में रिसर्जेंट नेशनलिज्म के सपोर्टर्स के अगेंस्ट एक ब्रूटल क्रैकडाउन का ऑर्डर दिया गया। आयरनी ये है कि ऐसी स्टेट पावर होने के बावजूद राज शक्ति को लोक शक्ति के हाथों ह्यूमिलिएटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्होंने अपनी रूल को मेंटेन रखने के लिए कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटीज को ब्रूटली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, अल्टीमेटली फेल हो गए। आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उस यात्रा की वजह से जो 1990 में नवरात्रि के दौरान सोमनाथ से शुरू हुई थी, जो एक मुट्ठी भर नेशनलिस्ट से शुरू हुई थी। उनकी लीडरशिप एक अनकम्प्रोमाइजिंग नेशनलिस्ट कर रहे थे। आज नेशनलिस्ट इंथुजियाज्म का एक तूफान बन चुकी है। यात्रा को फाइनली 22 जनवरी को वो दिन देखने को मिला जब रामलला को उनके राइटफुल प्लेस में एक टेम्पल में मिला। उनके जन्म की सेक्रेट साइट को कमेमोरेट करते हुए 1996 के जनरल इलेक्शंस के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और इस वजह से उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा गवर्नमेंट बनने के लिए इनवाइट किया गया। मई 1996 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शपथ दिलाई गई, लेकिन गवर्नमेंट ज्यादा टाइम तक नहीं चली और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 डेज के बाद रिजाइन कर दिया। सेकेंड टर्म 1998 से 1999। 1996 और 1998 के बीच में दो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट्स HD देवे गौड़ा और IK गुजराल के गिरने के बाद लोकसभा में पॉलिटिकल पार्टीज के एक कोलिशन ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA बनाने का फैसला किया, बीजेपी के साथ साइन किया। NDA ने पार्लियामेंट में ज्यादातर सीट्स जीती, लेकिन मिड 1999 में जयललिता की लीड वाली AIADMK ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिससे गवर्नमेंट सिर्फ 13 वीक्स तक सरवाइव कर सकी। कारगिल वार के कुछ महीनों बाद फिर से इलेक्शन हुए। 1999 में 13th लोकसभा का इलेक्शन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि ये पहली बार था जब पार्टीज के एक यूनाइटेड फ्रंट ने मेजोरिटी हासिल करके एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जो पूरा 5 ईयर टेन्योर चली। श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री लाल कृष्ण आडवाणी की कैपेबल लीडरशिप में इस तरह से एक नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का पीरियड खत्म हुआ, जिसके दौरान 3 साल में 3 जनरल इलेक्शंस हुए थे। NDA गवर्नमेंट अपना पूरा 5 ईयर टर्म 2004 तक चली और वो ऐसी पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी जिसने ऐसा किया।
श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने होम मिनिस्टर का पोजीशन हैंडल किया और बाद में उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर प्रमोट किया गया। यूनियन मिनिस्ट्री के तौर पे श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने मुश्किल समय का करेज से सामना किया जब इंडिया इंटरनल अनरेस्ट फेस कर रहा था, इंसर्जेंट अटैक्स के रूप में, जिसे सपोसेडली पाकिस्तान सपोर्ट करता था। जैसे ही 2004 में इलेक्शंस आए, बीजेपी को जनरल इलेक्शंस में डिफीट फेस करनी पड़ी और वो अपोजिशन में बैठ गए। इसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। इस तरह श्री लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी में टॉप पे पोजीशन किया गया। श्री लाल कृष्ण आडवाणी 2004 से लेकर 2009 तक लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। श्री लाल कृष्ण आडवाणी और आरएसएस के बीच रिलेशंस उस वक्त लो पॉइंट पे पहुंच गए जब आरएसएस चीफ के.एस. सुदर्शन ने कहा कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही नए लीडर्स के लिए वे बना दें। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इस कमेंट को पॉजिटिवली लिया और दिसंबर 2005 में मुंबई में बीजेपी की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पे पार्टी प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ दिया। उनकी जगह उत्तर प्रदेश से रिलेटिवली जूनियर पॉलिटिशियन राजनाथ सिंह को चुना गया पीएम कैंडिडेंसी। 10 दिसंबर 2007 को बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फॉर्मली अनाउंस किया कि लाल कृष्ण आडवाणी 2009 में होने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए उनके प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होंगे। लेकिन जब 2009 के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस और उनके अलाइज जीत गए तो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को परमिशन मिल गई। श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सुषमा स्वराज के 15th लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का रास्ता बना दिया। आज मिस्टर आडवाणी इंडिया के लोगों से एक ऐसा लीडर चुनने को कहते हैं जिन्होंने इंडिया की पास्ट मिस्टेक्स से सीखा है और ये श्योर करना चाहते हैं कि इंडिया और स्ट्रॉन्ग इमर्ज करे और ज्यादा यूनाइट होके आज अपने गोल्स अचीव करने में कैपेबल हो, इस कंपेयर में अपने आने वाले कल को ब्राइट बनाने के लिए खड़ा हो।